वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस के यूपीएससी मींस हिस्ट्री पार्ट में ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम थोड़ा सा जो हिस्ट्री का पार्ट मींस पर्सपेक्टिव से हम कवर करते हैं उसका ओवरव्यू लेंगे। एट द सेम टाइम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यूपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है। उसके बाद हम एक ओवरऑल आइडिया लेंगे कि आखिर इस पार्ट को हम कैसे कवर करने वाले हैं। देखिए, यूपीएससी को आपने होलिस्टिकली किसी न किसी रूप में कवर कर लिया होगा, सिंस वी आर गोइंग टू कवर इट विद द मीन्स पर्सपेक्टिव। तो यहां पर आप इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं करेंगे कि मैं आपको बहुत डिटेल्ड वे में बैकग्राउंड बताने वाला हूं या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्रिएट करने वाला हूं, बिकॉज मैं उम्मीद करूंगा कि ये काम आपने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आप सीएसयू का पार्ट हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू यूपीएससी का, तो आपने मॉडर्न इंडिया के लेक्चर्स हॉलिस्टिकली कवर कर लिए होंगे, जिससे आपको यह आइडिया लग गया होगा कि ओवरऑल मॉडर्न इंडिया में किस प्रकार का सब्जेक्ट मैटर है। अगर आप केवल सीएसएम का ही पार्ट हैं तो भी आपने किसी न किसी सोर्स से तो मॉडर्न इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर ही लिया होगा। यहां पर हमारा फोकस मेनली इस बात पर होगा कि अगर यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन्हें किस तरीके से टैकल करेंगे। तो हमारा अप्रोच इशू स्पेसिफिक होगा, मतलब हम हर एक टॉपिक को पकड़ेंगे, देखेंगे कि उसमें ऐसे कौन से इश्यूज ओरिजिनेट होते हैं जो आपके मींस के आंसर में आपकी मदद कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम यहां पर बिल्कुल टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, बिल्कुल सीधे सीधे कि ये डायमेंशंस हैं, ये पॉइंटर्स हैं जो इस टॉपिक के अंतर्गत आपको समझने होंगे, पढ़ने होंगे और इन्हें आपको लिखना होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि यूपीएससी बिल्कुल सेम टू सेम आपसे प्रश्न पूछने वाली है, और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है आप सेम टू सेम वही लिख कर आ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। ये एक प्रकार का रॉ मटेरियल होगा आपके लिए, जिसकी मदद से आप अपने मीन्स के आंसर्स में अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हैं। आप जब भी अपने मीन्स का आंसर लिखेंगे तो जो भी कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है आप उसकी मदद लेंगे, उसमें आप कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड लगे तो। अगर आपको लगता है ये कंटेंट ज़्यादा है तो आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं अपने मीन्स के आंसर के पर्सपेक्टिव से। उसमें जो भी मॉडिफिकेशन आपको लगता है कि आपके एग्जाम स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो आप करिएगा, और अपने आंसर को बिल्कुल कंसोलिडेटेड और मल्टी डायमेंशनल बनाइएगा। यहां पर हम बिल्कुल पॉइंटेड वे में, बिल्कुल टू द पॉइंट चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे। एज वी ऑलरेडी नो कि मॉडर्न इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी प्रिपरेशन का। अगर आप इस पर अच्छी कमांड करते हैं तो इनके आंसर्स को हैंडल करना कंपैरेटिवली इजी होता है, और इसकी मदद से आप पेपर 1 में बहुत ही अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हैं। बिफोर दैट आपको यह भी समझना होगा कि यूपीएससी ने मेंस में मॉडर्न इंडिया के लिए सिलेबस क्या रखा है। मेजरली 2 पॉइंटर्स में यूपीएससी ने अपने सिलेबस को डिफाइन कर दिया है फॉर मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत। पहली लाइन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज। यहां पर देखिए, जब वो कहते हैं मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी तो इसका मतलब होता है 1750। 1750 से लेकर अब तक की जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उन्हें इतिहास का हिस्सा मानते हुए आप पढ़ेंगे। उसमें आपका जो स्पेसिफिक फोकस होगा वो सिग्निफिकेंट इवेंट्स पर होगा, जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उस दौरान। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज पर होगा, यूपीएससी ने अक्सर इस मुद्दे पर प्रश्न पूछे हैं, और जो भी इश्यूज वहां पर ओरिजिनेट होते हैं उन पर भी आप बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट बात की गई है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। स्पेसिफिकली यूपीएससी ने फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि स्वतंत्रता संघर्ष की चर्चा की है। इसके जो वेरियस स्टेजेस रहे हैं, कई सारे चरण रहे हैं, आप उन पर ध्यान रखेंगे। कई सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है भारत के अलग अलग हिस्सों से, तो आप उस पर भी अपना फोकस रख के प्रिपेयर करेंगे। तो बहुत ही सब्जेक्टिवली और होलिस्टिकली आपको इस पार्ट को कवर करना होता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बहुत ही डिटेल वे में मॉडर्न इंडिया को पढ़ते हैं। यहां पर हमारा जो फोकस रहेगा वो पिन पॉइंटेड टारगेटेड स्टडी पर रहेगा मींस पर्सपेक्टिव से। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए यूपीएससी ने किस नेचर के प्रश्न अभी तक पूछे हैं। 2019 का ये प्रश्न है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि 1857 की जो अपराइजिंग हुई थी वो उसके पहले 100 सालों में जो भी रेबेलियंस हुए थे छोटे बड़े, उनका कल्मिनेशन थी। आपको इल्यूसिडेट करना है। दूसरा प्रश्न उन्होंने ये पूछा कि जो इंडेंजर्ड लेबर्स थे उन्हें ब्रिटिशर्स इंडिया से अपनी दूसरी कॉलोनीज में लेकर जाते थे, क्यों लेकर जाते थे? क्या वहां जाने के बाद वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को, कल्चर को प्रिजर्व कर पाए थे? यहां पर देखिए 2019 का एक प्रश्न और है
कि गांधीयन फेज में कई सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने, या मेनी वॉइसेस यहाँ पर कहा गया है, जिन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट को स्ट्रेंथन और एनरिच किया। तो यहाँ पर जो कई सारे अदर नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनके कंट्रीब्यूशन को आपको हाईलाइट करना होगा। 2017 में पूछा गया कि मॉडरेट्स क्यों, जो यहाँ पर 19th सेंचुरी का एंड था, वहाँ पर अपने पॉलिटिकल गोल्स और आइडियोलॉजी में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो मॉडरेट्स के फेल्योर के क्या कॉज थे वहाँ पर आपको हाईलाइट करना होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो वुमेन का क्वेश्चन था मॉडर्न इंडिया में, वो 19th सेंचुरी में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के दौरान अराइज होता है। उस दौरान कौन से मेजर इश्यूज और डिबेट्स रही जो इस बारे में चली वुमेन के इशू पर। तो वुमेन के इशू पर जो भी इश्यूज वेरियस उस टाइम पर चले थे उन पर आपको हाईलाइट या निगाह डालनी होगी। 2016 का प्रश्न है, 1857 का टॉपिक यूपीएससी अक्सर महत्व देती है इसे। तो आपको बताना था कि जो 1857 की अपराइजिंग थी वो किस प्रकार से ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी जो इंडिया में थी उसके लिए एक वाटरशेड थी, मतलब एक अलगाव थी। उसके बाद उनकी पॉलिसीज काफी चेंज हो गई। तो आपको बताना है कैसे चेंज हो गई, क्यों चेंज हो गई। अगला ये है कि आपको वुमेन का रोल डिस्कस करना है फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, स्पेशली गांधीयन फेज में। यहाँ पे जब वुमेन के रोल की बात की जा रही है तो केवल ऐसी महिलाओं पर ध्यान अपना बांध कर मत रखिएगा जो इंडियन है। कई सारी फॉरेन वुमेन ने भी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किया था। तो इंडियन प्लस फॉरेनर, इन दोनों ही लोगों के रोल को आपको यहाँ पे हाईलाइट करना होगा। यहाँ पर आपको अगले क्वेश्चन में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी का जो अप्रोच था फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उसको डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि यूपीएससी ने सिलेबस में बोला है कि वो पर्सनैलिटीज पर फोकस करेंगे, तो उन्होंने अक्सर कंपैरेटिव वे में दो पर्सनैलिटीज को रखकर प्रश्न हमारे सामने पूछे हैं। जैसे यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के विचारों में तुलना करने के लिए आपसे कह दिया गया। एक प्रश्न यहाँ पर 2015 का है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस थी, अगर महात्मा गांधी जी ना होते तो उसमें जो अचीवमेंट्स होती वो कितनी डिफरेंट होती। तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपके सामने रखा गया कि अगर महात्मा गांधी जी ना होते तो क्या होता। ठीक है, यहां पर देखिए अगला प्रश्न ये है कि अगर हम 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके एक्सपीरियंस को यूटिलाइज ना करते तो हमारे लिए ये जो हिस्टोरिक टास्क था कि हमने 3 साल के अंदर इतने बड़े देश का इतना बढ़िया सा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, वो काफी मुश्किल होता। तो आप इसे डिस्कस करिए कैसे मुश्किल होता, हमें 1935 के अधिनियम से क्या फायदे हो गए। 2014 का प्रश्न है कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था वो 1761 में लड़ा जाता है। क्यों इतने एम्पायर शेकिंग, मतलब ऐसे युद्ध जो बहुत बड़े थे इन्होंने एम्पायर्स को हिला दिया, वो पानीपत में ही लड़े गए। तो पानीपत की ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या थी, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या थी, और वहां पर जो टेक्टिकल बेनिफिट्स या लॉस थे वो क्या थे, ये सारी चीजें आपको बतानी होंगी। अगला प्रश्न यहां पर है कि आप क्रिटिकली एग्जामिन करिए वेरियस जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की मिड 18th सेंचुरी से लेकर इंडिपेंडेंस तक। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज मतलब पॉलिसीज के पार्ट पर इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हो गई, पुलिस सिस्टम हो गया, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न ये है कि किस प्रकार से जो नेवल म्यूटिनी हुई थी वो ब्रिटिशर्स का बिल्कुल अंत निर्धारित कर देती है, मतलब लास्ट नील इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पायरेशंस इन इंडिया, ये किस प्रकार से प्रूव होता है, ये आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है कि उससे कैसे उन्हें एक फाइनल ब्लो हो गया उनके रूल में इंडिया में। 2013 का प्रश्न है कि एज, जेंडर और रिलीजन, इन सभी बैरियर्स को डिफाई करते हुए जो इंडियन वुमेन थी वो फ्रीडम स्ट्रगल में टॉर्च बेरर बनी, मतलब आगे आगे चलती हैं, जो पूरा मूवमेंट था उसे लीड करती हैं। तो आप उनके कंट्रीब्यूशन को यहां पर अगेन हाईलाइट करिए। कई सारे फॉरेनर्स थे जिन्होंने इंडिया में जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें पार्टिसिपेट किया और कंट्रीब्यूट किया। तो कौन कौन थे, कैसे कैसे किया। कई तरीके से लॉर्ड डलहौजी को फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, एलेबोरेट करिए क्यों और कैसे कहा जाता है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा मॉडर्न इंडिया में। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आप देख रहे हैं कि यूपीएससी मेंस में पूछ रही है। तो आपको इशू स्पेसिफिक रहते हुए पॉइंटेड वे में चीजों को कवर करना होगा ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम देखिए टोटल पॉसिबली 12 अप्रॉक्स टॉपिक्स में इस पूरे मॉडर्न इंडिया को कवर करेंगे और हर एक टॉपिक में कई सारे सब टॉपिक्स होंगे। जैसे ये हमारा पहला टॉपिक है जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। यूरोपियंस इंडिया में कैसे आते हैं और उसके बाद पार्टिकुलरली यूरोपियंस में ब्रिटिशर्स इंडिया में अपने एम्पायर को कैसे कंसोलिडेट करते हैं। अब ये तो हमारा एक मेन टॉपिक हो गया, इसमें हम कई सारे सब टॉपिक्स कवर करेंगे मेंस पर्सपेक्टिव से। ये टोटल 7 टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। पहला, टीपू सुल्तान का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। दूसरा, ऐसे कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से जो मुगल रूल था इंडिया में वो डिक्लाइन कर गया। तीसरा, मराठास के फॉल और राइज, इसके बारे में क्या रीजंस थे या क्या भी सिचुएशंस थी। चौथा, फ्रेंच फेल्योर और इंग्लिश सक्सेस, मतलब
जब दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होता है फ्रेंच और इंग्लिश का, तो क्यों फ्रांसीसी हारते हैं और अंग्रेज जीतते हैं। पांचवा होगा पुर्तगीज रूल का सिग्निफिकेंस और डिक्लाइन। छठा होगा क्यों जो ब्रिटिशर्स थे वो बाकी यूरोपियन पावर्स की तुलना में ज्यादा सक्सेसफुल रहे इंडिया में। और सातवां क्यों ज्यादातर एम्पायर शेकिंग बैटल्स पानीपत में हुए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसे भी यहां पे कवर कर लिया गया है। तो एक एक करके कवर करते हैं। आज के इस सेशन में हम ये 4 टॉपिक्स कवर कर लेंगे: कंट्रीब्यूशन ऑफ टीपू सुल्तान, रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, राइज एंड फॉल ऑफ मराठा, और फ्रेंच फेल्योर एंड इंग्लिश सक्सेस के कॉजेज। अब यहां पर देखिए, आप मुझसे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग या फिर जो फंडामेंटल्स हैं उसकी उम्मीद नहीं करेंगे। हम बिल्कुल टू द पॉइंट रहेंगे और वो आपको समझ में आ भी जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूंगा फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि टीपू सुल्तान का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। टीपू सुल्तान के कॉन्ट्रीब्यूशन पर आए उसके पहले टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली थे। वहां पर देखिए एक मोनार्की रूल कर रही थी जिसमें हैदर अली एक मिलिट्री जनरल हुआ करते थे। लेकिन वहां पर चूंकि जो राजा था वो वीक था, जिनका नाम इमाडी कृष्ण राजा था, उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो काफी डोमिनेंट थे, जिनका नाम नंजराज था। तो जब हैदर अली को ऐसा लगता है कि अब वो अच्छी कंडीशन में आ गए हैं, रूल कर सकते हैं वो पूरे मैसूर को, तो उन्होंने 1749 में जो नंजराज थे उनको डिस्प्लेस कर दिया और उनकी जगह पे वो खुद आ गए। एट द सेम टाइम जो इमाडी कृष्ण राजा थे, जो वहां के राजा थे, उनको उन्हीं के महल में नजरबंद कर दिया गया, कैदी बना लिया गया। और उसके बाद वो खुद को, उन्होंने सीधे सीधे खुद को राजा तो डिक्लेयर नहीं किया लेकिन रूल करना शुरू कर दिया। 1761 में, ये देखिए 1749 में उन्होंने ये पूरा तख्ता पलट किया, लेकिन 12 सालों तक वो अनौपचारिक तौर पर ही शासन करते हैं। फाइनली 1761 में वो खुद को राजा घोषित करते हैं मैसूर का। उन्होंने पूरी आर्मी को मॉडर्नाइज किया, फ्रेंच एक्सपर्ट्स की मदद से अपनी इन्फेंट्री, आर्टिलरी, उनको यूरोपियन डिसिप्लिन लाइन पर लाकर अच्छी तरीके से अच्छा किया और आर्मी में यूरोपियन डिसिप्लिन को भी इनकलकेट किया। तो इस तरीके से हैदर अली जब इस सत्ता को, मैसूर की सत्ता को अपने हाथों में लेते हैं तो उसे कंसोलिडेट करते हैं। हैदर अली के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान गद्दी पर आते हैं। वो अपने पिता जितने ही एबल थे, उन्होंने उस एम्पायर को और मजबूती प्रदान करी। तो उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, ये हमारा टॉपिक है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। टीपू सुल्तान नवंबर 1750 में जन्मे थे। उनके पिता हैदर अली और माता फातिमा थी। ये तो बेसिक नॉलेज हो गई। वो एक बहुत ही अच्छे नॉलेजेबल व्यक्ति थे जो कि कई सारी लैंग्वेजेस की जानकारी रखते थे, लाइक अरेबिक, पर्सियन, कैनरीज और उर्दू। टीपू को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने उनके पिता ने जो मिलिट्री माइट क्रिएट की थी उसे उन्होंने और प्रोडक्टिव बनाया यूरोपियन लाइन पर, और उसे एडवांस बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन प्ले किया। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, जिसमें देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट आप इस तरीके से लिख सकते हैं या दोनों को मिक्स कर सकते हैं। उनके माता पिता का नाम क्या था, वो जन्मे कब थे, इस प्रकार का इंट्रोडक्शन तो इरेलेवेंट होगा। इट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। यहां पर देखिए अब सीधे सीधे पॉइंटर्स की बात करते हैं कि उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने जो मिलिट्री थी उसे यूरोपियन लाइन पर, यूरोपियन मॉडल पे स्ट्रांग बनाया, मॉडर्नाइज किया। और जो पर्शियन ऑर्डर था, पर्शिया की मिलिट्री जिस तरीके से अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करती थी, बिल्कुल उसी प्रकार का मॉडल तैयार किया गया टीपू के द्वारा मैसूर में। नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया और ऐसा कहा जाता है कि पहली बार वॉर रॉकेट्स का उन्होंने इस्तेमाल किया, मतलब युद्ध में रॉकेट से हमले किए जो बहुत दूरी तक हमला करने में सक्षम थे, जिससे उनके दुश्मन काफी खौफ खाया करते थे। यह तो एक बात हुई। देखिए उन्होंने अपनी मिलिट्री माइट को और बेहतर करने के लिए, अपनी सैन्य क्षमता को और मजबूत बनाने के लिए फ्रेंच ऑफिशियल्स की मदद ली, क्योंकि उनका अक्सर ब्रिटिशर्स के साथ टकराव चलता था और फ्रेंच का भी ब्रिटिशर्स के साथ टकराव चलता था। तो फ्रेंच डेफिनेटली मैसूर की मदद कर सकते थे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि टीपू सुल्तान बहुत ही विजनरी रूलर थे। यद्यपि उन्होंने फ्रेंच ऑफिशियल से मदद ली अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए, अपनी मिलिट्री माइट, अपनी सैन्य शक्ति को और बेहतर करने के लिए, उन्होंने कभी भी फ्रांसीसियों को इतना अलाउ नहीं किया कि वो उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकें या फिर उनकी इंटरनल एक्टिविटीज में हस्तक्षेप कर सकें। ऐसा बहुत कम राजा कर पाए थे इंडिया में, क्योंकि ज्यादातर राजाओं के साथ दिक्कत ये थी कि उन्होंने एक बार ब्रिटिशर्स से मदद ले ली, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उन्हें डोमिनेट कर लिया। लेकिन ऐसा टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों को नहीं करने दिया। इकोनॉमिक फ्रंट पर भी टीपू सुल्तान ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में काफी ज्यादा सुधार किया। जो इंटरमीडिएरीज थे उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया। लैंड का प्रॉपर सर्वे किया जाता था और लैंड को क्लासिफाई भी किया गया था कि इस कैटेगरी की लैंड में ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा और इस कैटेगरी की लैंड में कम रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा।
जो टैक्स था वो किसानों से सीधे सीधे वसूला जाने लगा, जिससे किसानों को भी सहूलियत हुई और राजा के खजाने में भी ज्यादा पैसे आने लगे। और जो लोग टैक्स वसूलने जाते थे वो सैलरीड एजेंट्स होते थे, जो कि उन्हें सैलरी जो है वो कैश में मिला करती थी। इससे जो मैसूर का रिसोर्स बेस था वो काफी बढ़िया हो गया, बेहतर हो गया। चूंकि वो चाहते थे कि मैसूर प्रॉस्परस रहे, मैसूर के प्रॉस्परस होने के लिए जरूरी था कि राजा के खजाने में ज्यादा पैसे आए। पैसे रेवेन्यू से आते थे, मतलब जो एग्रीकल्चर था वो मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था एट दैट टाइम। टीपू इस बात को समझते थे कि अगर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा तो रेवेन्यू अच्छा नहीं आएगा। उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया और एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया गया। वेस्ट लैंड्स के लिए टैक्स ब्रेक भी दिया गया। देखिए, होता यह था कि जो जमीन खराब है उस पर कोई इरिगेशन एग्रीकल्चर करना नहीं चाहता था। रीजन ये था कि फसल होनी नहीं है और जो होगी उसका एक हिस्सा तो सरकार वसूल लेगी, तो कोई एग्रीकल्चर करता ही नहीं था। टीपू ने कहा कि सपोज करिए 3 साल तक आप इस पर फसल उगाइए, जो भी फसल होती है वो आपकी, हम नहीं लेंगे। 3 साल के बाद जब अच्छी फसल होने लगेगी तब आप हमें दीजिएगा। तो इससे जो लोग थे, किसान थे, वो इंसेंटिवाइज हुए, बोले चलो मेहनत करते हैं, जो होगा वो अपना ही होगा, पूरा का पूरा। तो इससे उनके यहाँ जो एग्रीकल्चरल लैंड थी वो बढ़ती चली गई। इरिगेशन इंफ्रा को भी बेहतर किया गया ताकि किसान अच्छी तरीके से फसल उगा सकें। पुराने डैम्स को रिपेयर किया गया। एग्रीकल्चरल मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट किया गया ताकि किसानों को अच्छे दाम मिल जाए उनकी उपज के। सेरीकल्चर को भी प्रमोट किया गया, यानी कि जो रेशम उद्योग है उसे भी बढ़ावा दिया गया। उन्होंने एक नेवी को भी स्ट्रांग बनाया ताकि जो ट्रेड है वो स्ट्रांग हो और अलग अलग जगहों पर व्यापार किया जा सके। उन्होंने एक स्टेट कमर्शियल कॉरपोरेशन का भी गठन किया, जिसका काम यह था कि वो फैक्ट्रीज को सेटअप करें ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा सा बेहतर हो मैसूर में। देखिए, अपने पिता की तरह ही टीपू भी इस बात को समझते थे कि एक राज्य की जो नेवल पावर है, जो मैरीटाइम पावर है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से 1796 में उन्होंने बोर्ड ऑफ एडमिरलिटी का गठन किया, जहां पर ऐसे लोगों का एक समूह बनाया गया जो नेवी को लीड कर सकते हों। 22 वॉर वेसल्स की एक फ्लीट तैयार की गई जो समंदर में युद्ध लड़ने में सक्षम थी, और 20 फ्रिगेट्स भी तैयार किए गए। ह्यूज फ्रिगेट का मतलब होता है बड़े बड़े युद्धक जहाज, जो युद्ध के मैदान में जब नेवल वॉरफेयर हो रहा हो, पानी में लड़ी जा रही हो, तो वहां पर असिस्ट कर सकें। 3 डॉकयार्ड्स भी डेवलप किए गए, एक मंगलौर में, दूसरा वजीराबाद में और तीसरा मौलिडाबाद में। ये जो उनकी नेवल पावर थी उनको असिस्ट करते थे और एक बढ़िया सा बेस तैयार करते थे। टीपू सुल्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी एक बहुत अच्छे पैटर्न थे, उन्हें संरक्षण दिया करते थे। उन्हें रॉकेट इनोवेशन के लिए क्रेडिट दिया जाता है इंडिया में। इन्होंने रॉकेट का न केवल इनोवेशन किया बल्कि युद्ध में उसका बखूबी इस्तेमाल भी किया। उन्होंने मिलिट्री मैनुअल बिल्कुल क्लियर कट तैयार किया कि रॉकेट्स को कैसे ऑपरेट किया जाना है। उन्हें इंडिया में सेरीकल्चर के लिए भी एक पायनियर माना जाता है, मतलब भारत में मैसूर स्टेट में जो रेशम उत्पादन होता है उसमें टीपू सुल्तान ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। फ्रेंच वॉरियर्स की उन्हें मदद करने के लिए उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबिन क्लब को भी स्टैब्लिश किया। 1797 में जो फ्रेंच प्रिंसिपल्स को प्रोपोगेट करता था दुनिया भर में, जहां पर 2300 गन्स और 500 रॉकेट्स का सैल्यूट भी दिया गया जब इस इवेंट्स को सेलिब्रेट किया जा रहा था। टीपू खुद जाके जैकोबिन क्लब के मेंबर बनते हैं और अलाउ करते हैं कि उन्हें सिटीजन टीपू कहा जाए, यानी कि नागरिक टीपू। तो इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग डायमेंशंस में टीपू सुल्तान कई तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम देखेंगे अपना अगला सब टॉपिक, दैट इज रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, देखिए 1707 तक औरंगजेब का शासन इंडिया में रहा। वैसे तो जो डीजेनरेशन है मुगल एम्पायर का वो तो जब औरंगजेब सत्ता में था तभी शुरू हो गया था, लेकिन औरंगजेब चूंकि काफी माइटी एम्परर था, शक्तिशाली था, बर्बर था, तो वह अपनी बर्बरता और निरंकुशता के बल पर उस कमजोर राज्य को भी चलाने में सक्षम रहा। लेकिन औरंगजेब के चले जाने के बाद उसके बाद कोई भी इतना शक्तिशाली शासक मुगल एम्पायर में नहीं आया जो लड़खड़ाती हुई मुगल सत्ता को संभाल सकता हो। इसी वजह से 1707 के बाद जो मुगल एम्पायर है वो तेजी से डिक्लाइन करने लग जाता है। अब इसके लिए कौन कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे?
कई सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे। पॉइंट नंबर 1, जो मुगल रूलर्स थे वो पर्सनल डेस्पोटिज्म पर रूल किया करते थे, मतलब व्यक्तिगत तानाशाही। राजा अपने आप में अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करता था और उसी के बेसिस पर शासन किया करता था। यह तभी तक बेहतर तरीके से संभव हो सकता है जब तक राजा तानाशाही करने के योग्य भी हो। आने वाले समय में जो राजा थे वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो ऐसे डेस्पोटिक सेटअप को रन कर सकते हो जहां पर शासन तानाशाही के माध्यम से ही संभव हो। बाद में जो रूलर्स आए वो अनवर्दी थे, वो योग्य नहीं थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को निगलेक्ट किया और इसी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन करने लगा। बाद के शासकों में जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, ये कुछ ऐसे शासक थे जो बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरे शासन को संभाल नहीं पाए। इन बिटवीन सैयद ब्रदर्स आ जाते हैं और वो उस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को डोमिनेट कर जाते हैं और राजाओं को वो कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं। सैयद ब्रदर्स किंग मेकर का रोल प्ले करते हैं लेटर मुगल फेज में। दूसरा पॉइंट ये है कि चूंकि वहां पर मुगल एम्पायर में डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, उत्तराधिकार का क्लियर कट नॉर्म नहीं हुआ करता था। सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो ज्येष्ठाधिकार नहीं हुआ करता था। ज्येष्ठाधिकार इज अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म जिसमें राजा का सबसे बड़ा बेटा गद्दी पर आ जाता है। हिंदू रूलर्स में यह मैकेनिज्म देखा जाता था, इसीलिए हिंदू रूलर्स में वॉर ऑफ सक्सेशन की संभावना कम बनती थी, क्योंकि सभी को पता होता था कि अगला राजा कौन होगा, जो बड़ा बेटा होगा वो अगला राजा होगा। लेकिन मुगल एम्पायर में ऐसा मैकेनिज्म नहीं था, जिसमें जब भी राजा मरता था तो राजा का प्रत्येक बेटा राजा बनने का प्रयास करता था। ऐसी स्थिति में वॉर ऑफ सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ जाता था। जब उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ता था तो पूरा राज्य कई सारे खेमों में बढ़ जाता था। कई बार ये खेमे 2 होते थे और कई बार 2 से ज्यादा होते थे। ये खेमे आपस में लड़ाइयां लड़ा करते थे। जो नोबल्स होते थे वो बिड करते थे, मतलब हमें किसका साथ देना चाहिए, हम उसका साथ दें जो जीत जाए। अगर उनका साथ दिया हुआ राजा जीत गया तो उन्हें फायदे होते थे। इस तरीके से जब भी एक शक्तिशाली राजा मरता था तो राज्य में कई सारे गुट बन जाते थे और वो वॉर ऑफ सक्सेशन में पार्टिसिपेट करते थे। इससे जो गवर्नमेंट है उसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल कमजोर हो जाती थी और जो पेट्रियोटिज्म है वो खत्म हो जाता था, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता था कि वो किसे सपोर्ट करें। जैसे 4 लोग लड़ रहे हैं और 4 के चारों राजा के बेटे ही हैं, तो वो किसे सपोर्ट करें, उन्हें समझ में नहीं आता था। नोबिलिटी बढ़ जाती थी। इससे पूरा जो सेटअप होता था, पॉलिटिकल सेटअप, वो डिस्टॉर्ट हो जाता था। अब कई बार जो जीत कर राजा आता था वो शक्तिशाली होता था, तो वो उस बिखरे हुए राज्य को एक बार फिर से संभाल लेता था। लेकिन इस वॉर ऑफ सक्सेशन के बाद जब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी गवर्नमेंट बिखर चुकी हो, उसमें एक कमजोर राजा नोबल्स की मदद से जीत कर आ जाए तो वो उस बिखरे हुए राज्य को संभाल नहीं पाता था। एंड दैट बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इन लेटर मुगल फेज। तीसरा कारण यह है कि जो रूलर्स थे वो नोबिलिटी को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। नोबिलिटी यानी कि जो नोबल क्लास था सोसाइटी का, वो डोमिनेट करता था। जब तक राजा शक्तिशाली था तब तक तो ये नोबल्स उनके प्रति स्वामी भक्त हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही राजा कमजोर होता था ये गुटबाजी करना शुरू कर देते थे और राजा के खिलाफ साजिशें करते थे। इससे राजसत्ता कमजोर हो जाती थी और यही कारण बना लेटर मुगल फेज में मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का। चौथा पॉइंट यह है कि जो आर्मी थी वो धीमे धीमे डीजेनरेट होती रही, कमजोर हो गई। जब इकोनॉमिक माइट मुगल एम्पायर की कमजोर हुई तो मिलिट्री माइट भी वीक होने लगी, जिसके बाद मुगल एम्पायर का गिरना लगभग तय था। जो एम्पायर था वो औरंगजेब के समय तक बहुत ज्यादा वास्ट हो चुका था। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब मुगल सत्ता के अंतर्गत आता था, लेकिन दिल्ली में बैठकर यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो इतने बड़े राज्य को वहां से सेंटर में एक जगह से बैठकर संभाल पाने में अब अक्षम हो रही थी। उनके लिए अब ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के मीन्स उस समय, जब हम 1700 की बात कर रहे हैं, तो इतने स्ट्रांग भी नहीं हुआ करते थे। एंड दैट वाज द रीजन कि धीमे धीमे ये जो पूरा एम्पायर था वो वीक होता चला गया। अब देखिए औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी उसने भी मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब उसकी रिलीजियस पॉलिसी कैसे, वैसे तो हम बात करें तो शाहजहां भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टॉलरेबल व्यक्ति नहीं था, मतलब वो रिलीजियस टॉलरेंस को फॉलो नहीं करता था। लेकिन औरंगजेब जो कि शाहजहां का बेटा था, रिलीजियस एग्रेसिवनेस के मामले में शाहजहां का पिता साबित हुआ। मतलब वो अपने पिता शाहजहां से भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया रिलीजियस पॉलिसी को लेकर। उसकी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी की वजह से वो ग्रुप्स जो हमेशा से मुगल सत्ता के बहुत ही स्ट्रांग पिलर्स हुआ करते थे,
जो मुगल सत्ता को मजबूती दिया करते थे, अब वो मुगल सत्ता के खिलाफ हो गए और क्रांति करने लगे, जैसे कि राजपूत, सिख, जाट और मराठा। ये सभी लोग अब मुगलों के विरोधी हो गए। एक समय ऐसा था जब इनकी मदद से मुगल एम्पायर अपनी माइट को और पावरफुल करता था, लेकिन अब ये सभी उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। तो मुगल सत्ता का कमजोर हो जाना ये तो बिल्कुल तय ही था। औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी, औरंगजेब की महत्वाकांक्षा थी कि पूरा भारत उसकी सत्ता में आ जाए। दक्षिण का हिस्सा जो कि सुदूर था, काफी दूर हुआ करता था, वहां पर अपनी माइट को स्टैब्लिश करना इतना आसान नहीं था। डेक्कन के रीजन में जाकर औरंगजेब हमले करता है। इसमें वो अपने जीवन काल का एक बहुत बड़ा समय, एनर्जी और पैसा सब कुछ इन्वेस्ट करता है। वो डेक्कन के कुछ इलाकों पर कब्जा जमा भी लेता है, पर उसकी डेक्कन पॉलिसी बहुत सक्सेसफुल नहीं रही और इस अनसक्सेसफुल डेक्कन पॉलिसी की वजह से उसने पूरे साम्राज्य को कमजोर बना दिया। मतलब नॉर्थ का वो हिस्सा जो उसके पास था, वो भी दक्षिण को जीतने के चक्कर में अब कमजोर हो चला था। जो रही सही कसर थी वो ईरानी और दुर्रानी किंगडम के रूलर्स ने पूरी कर दी। बाद में नादिर शाह अटैक करता है, दिल्ली को लूटता है और पूरे मुगल एम्पायर को कमजोर कर देता है। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का भी हमला होता है। इन हमलों में मुगल एम्पायर पूरी तरीके से हिल चुका था। धीमे धीमे जब मुगल सत्ता कमजोर हुई तो कई सारे रीजनल स्टेट भी उभर के आ गए। ये रीजनल स्टेट अब मुगल एम्पायर की या तो जगह लेने लगे थे या मुगल एम्पायर को चैलेंज करने लगे थे। इसकी वजह से मुगल एम्पायर पूरी तरीके से धीमे धीमे डिक्लाइन करता चला गया। अब ये रीजनल स्टेट्स जो इमर्ज होकर आते हैं वो 3 कैटेगरीज के हुआ करते थे। मैं उनकी कैटेगरी क्लासिफाई कर देता हूं। 3 कैटेगरीज में सक्सेसर स्टेट इवॉल्व होते हैं जो मुगल सत्ता को पूरी तरीके से समाप्त करने में कंट्रीब्यूट कर देते हैं। पहला सक्सेसर स्टेट, दूसरा इंडिपेंडेंट किंगडम और तीसरा न्यू स्टेट यानी कि उत्तराधिकारी राज्य, आजाद राज्य और नए राज्य। सक्सेसर स्टेट्स कौन थे? देखिए, सक्सेसर स्टेट्स यानी कि उत्तराधिकारी राज्य या उत्तराधिकारी प्रांत वैसे प्रांत थे जो पहले मुगल एम्पायर का ही हिस्सा हुआ करते थे। ऐसे राज्यों ने कभी भी मुगल सत्ता की संप्रभुता को यानी कि सॉवरेनिटी को सीधे सीधे चैलेंज नहीं किया। रैदर उन्होंने थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करके अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू किया। वो मुगल सत्ता में चूंकि राजा कमजोर हो चुका था, बादशाह कमजोर हो चुका था, तो वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा ट्रिब्यूट दे दिया करते थे कि ठीक है, हम आपके अंडर में हैं, हम आपको एनुअल रेवेन्यू देंगे। एनुअल रेवेन्यू देने के अलावा वो बादशाह की कोई बात मानते नहीं थे। मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके हिसाब से चलता था। वो अपने तरीके से नियुक्तियां किया करते थे, अपने तरीके से ऑपरेशन चलाया करते थे और कई बार फॉरेन रिलेशंस भी अपने हिसाब से ही डिसाइड करते थे। तो मुगल बादशाह उनके राज्य में केवल नाम मात्र का ही राजा होता था। बाकी उनकी पॉलिटी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से ऑटोनॉमस होता था। ऐसे राज्यों में नाम लिया जा सकता है अवध, बंगाल और हैदराबाद का। ये 3 ऐसे राज्य थे जो थे तो मुगल एम्पायर का ही हिस्सा, लेकिन इन्होंने ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस अवेल कर ली थी बिना मुगल एम्पायर को चैलेंज किए। दूसरे थे इंडिपेंडेंट किंगडम। इंडिपेंडेंट किंगडम ये भी मुगल एम्पायर का ही हिस्सा थे, लेकिन इन्होंने मुगल सत्ता के कमजोर होने पर मुगल सत्ता को कमजोर किया, चैलेंज किया और अपने आप को पूरी तरीके से आजाद घोषित कर दिया। जैसे कि मैसूर, केरला, उसे उस समय स्टेट ऑफ त्रावणकोर के नाम से जाना जाता था, और राजपूत स्टेट्स। चूंकि अब मुगलों से उनकी बनती नहीं थी, तो जब उन्हें मौका मिला, उन्हें ऐसा लगा कि अब मुगल कमजोर हो चुके हैं, वो उनकी सत्ता को चैलेंज नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने खुद को आजाद घोषित कर दिया, इस शर्त पर भी कि अगर आपको युद्ध करना है तो आके कर लीजिए। तो यहां पर सक्सेसर स्टेट और इंडिपेंडेंट किंगडम में यही अंतर है। दोनों ही मुगल एम्पायर का ही हिस्सा थे, लेकिन सक्सेसर स्टेट्स ने मुगल सत्ता को कभी सीधे सीधे चैलेंज नहीं किया, जबकि इंडिपेंडेंट किंगडम ने मुगल सत्ता को सीधे सीधे चैलेंज किया और खुद को क्लियर कट वर्ड्स में इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तीसरी कैटेगरी थी न्यू स्टेट्स की। ये ऐसे स्टेट थे जो पहले कभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे। रैदर वो नए तौर पर उभरे जब मुगल इन बिटवीन, ये नहीं कहता कि लेटर मुगल फेज में ही ये सारे इवॉल्व हुए, ये उसके पहले ही इवॉल्व होना शुरू हो गए थे। जैसे कि मराठास, सिख और जाट स्टेट्स, ये कहीं ना कहीं ओरिजिनेट हुए। ऐसा नहीं कि ये 1000 साल पहले से सत्ता में रहे थे, ये मुगल पीरियड के दौरान ही अपने आप को इवॉल्व करते हैं और धीमे धीमे डोमिनेट होते होते ये एक राज्य बना लेते हैं।
और नए राज्य के तौर पे ये इवॉल्व होकर आ जाते हैं, जिसमें जो सबसे शक्तिशाली उभर कर आए वो थे मराठास, देन सिख और उसके बाद जाट। तो ये नए स्टेट्स थे। इन तीनों कैटेगरी के स्टेट्स ने मुगल एम्पायर को लेटर फेज में चैलेंज किया और जो भी रही गई कसर थी वो इन्होंने पूरी कर दी। मुगल साम्राज्य के जो अलग अलग हिस्से थे वो अब इन तीनों कैटेगरी के स्टेट्स के कब्जे में आ चुके थे। सो दीज वर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज राइज एंड फॉल ऑफ मराठा। मराठा पावर का उदय और पतन। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन करने लगा, जो सबसे बड़े उनके एडवर्सरी थे, जो उनको सबसे स्ट्रांगली चैलेंज करते थे, वो मराठा थे। जब मुगल एम्पायर पावरफुल था तब भी उन्हें चैलेंज करने की अगर काबिलियत किसी में थी तो मराठास में ही थी। और जब मुगल एम्पायर वीक हो गया तो मराठास को सीधा मौका मिल गया कि वो अब अपनी माइट को और स्ट्रांग करे। उन्होंने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। वो ऐसे हिस्सों से भी टैक्स वसूला करते थे, ट्रिब्यूट वसूला करते थे जो सीधे सीधे उनके शासन में नहीं आते थे। और ये वसूली चौथ और सरदेशमुखी के फॉर्म में होती थी। चौथ और सरदेशमुखी के फॉर्म में। चौथ उपज का 1/4 हिस्सा होता था, जबकि सरदेशमुखी उपज का 1/10वां हिस्सा होता था। चूंकि मराठास का यह मानना था कि जो भी हेड ऑफ द मराठा स्टेट है वो सभी का नेता है, यानी कि सरदेशमुख है। तो चूंकि वो सबका नेता है तो सभी लोगों को अपने नेता को एक ट्रिब्यूट देना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सरदेशमुखी। तो वो 1/10 होता था और 1/4 चौथ होता था। तो ऐसा एरिया जो सीधे सीधे मराठास के रूल में नहीं भी होता था, वहां से भी वो चौथ और सरदेशमुखी वसूला करते थे। इनिशियली वो लाहौर में सिचुएटेड थे। अगर हम 18th सेंचुरी की बिगिनिंग की बात करें, यानी कि 1700 की बात करें, तो वो लाहौर से इस बात को प्लान करते थे कि हाँ, पूरे इंडिया पर या पूरे नदर्न इंडिया पर उनका कब्जा होगा, वो डोमिनेट कर पाएंगे। इन बिटवीन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो जाता है 1761 में, जहां पर मराठास को एक बहुत ही मैसिव डिफीट फेस करनी पड़ती है अहमद शाह अब्दाली से। अहमद शाह अब्दाली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को हरा देता है। उसके बाद मराठास काफी वीक हो जाते हैं, लेकिन मराठास तो मराठास ही थे। उन्होंने विद इन 10 ईयर्स खुद को रिवाइव किया और रिवाइव करके एक बार वो फिर से स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ गए। उसके बाद उन्होंने ब्रिटिशर्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया और अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से मराठास फॉल करते हैं, मतलब उनका पतन होता है। पॉइंट नंबर 1, इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप। उनका जो नेतृत्व था वो तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा। देखिए, चूंकि मराठास का जो शासन था वो भी डेस्पोटिक ही था कैरेक्टर में। इसका मतलब कि उनका राज्य शक्तिशाली तभी रह सकता था जब राजा या फिर मराठा स्टेट को लीड करने वाला कोई भी लीडर शक्तिशाली हो और वो एक निरंकुश रूप में डेस्पोटिक तरीके से शासन कर सके। शुरू में जब राजा हुए या फिर पेशवा हुए वो शक्तिशाली रहे, तो उन्होंने मराठा माइट को इनहेंस किया, जैसे कि बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या उसके पहले शिवाजी तो थे ही। तो इन सभी लोगों ने मराठा माइट को स्ट्रांग किया। लेकिन बाद के समय में जब लीडर्स इनकॉम्पिटेंट आए, मतलब जो शासक थे वो इतने शक्तिशाली नहीं रह गए कि वो मराठा पावर को स्ट्रांग रख सकें, तो मराठा एम्पायर डिक्लाइन करने लगा। जैसे कि बाजीराव सेकंड, दौलतराव सिंधिया, यशवंतराव होलकर, ये सभी लोग वर्थलेस और सेल्फिश लीडर थे। इन्होंने बाद में मराठा एम्पायर को अच्छी तरीके से संभाला नहीं। अगला पॉइंट, डिफेक्टिव नेचर ऑफ मराठा स्टेट। मराठा स्टेट का जो मैकेनिज्म था, जो सेटअप था, वो सही नहीं था। मतलब मराठास ने जो एक कन्फेडरेशन, जो एक परिसंघ बना रखा था, उसमें आने वाले लोग नेचुरली एक नहीं थे। वहां के लोग नेचुरली एक नहीं थे, बल्कि आर्टिफिशियल या एक्सीडेंटल तरीके से आपस में आकर जुड़ गए थे। इसीलिए इनका जो अलायंस था, जो इनकी कन्फेडरेसी थी, वो कितने समय तक स्ट्रांग रहेगी, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा निश्चितता नहीं रहती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, शुरू से ही कभी किसी ने इस बात का प्रयास नहीं किया कि ये जो अनइवन कन्फेडरेसी है, जहां पर सभी के हित अलग अलग हैं, इसे किसी तरीके से एक बनाया जाए। एक बनाने के कई सारे तरीके हो सकते थे, जैसे कि कम्युनल इंप्रूवमेंट किया जाए, एजुकेशन को इम्पार्ट किया जाए, या फिर लोगों के मन में एक सेंस ऑफ वननेस क्रिएट की जाए कि पूरे मराठा कन्फेडरेसी के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी लोग हैं, वो सब एक हैं। लेकिन ऐसा प्रयास इवन शिवाजी के समय से भी नहीं किया गया।
इस वजह से जब तक शिवाजी या उनके जैसे शक्तिशाली पेशवा या राजा रहे तब तक तो उन्होंने इस चीज को अच्छी तरीके से संभाल लिया, लेकिन उनके जाने के बाद जब ये लीडर्स कमजोर हुए तो फिर इस अनइवन कन्फेडरेशन को कोई संभाल नहीं पाया और ये टूटते बिखरते चले गए। ये भी एक कारण बना मराठास के फाल का। तीसरा, लूज पॉलिटिकल सेटअप। जो मराठा एम्पायर था वो एक कन्फेडरेशन था जहां पर कई सारे जो स्टेट थे विद देयर लीडर वो एक साथ मिलकर आए थे, जिनका राजा छत्रपति होता था। बाद में जो पेशवा का पद था, जो इनिशियली प्राइम मिनिस्टर का पद हुआ करता था वो, या सेनापति का पद हुआ करता था, वो इतना ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया कि वही राजा की तरह एक्ट करने लग गया। मतलब सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस पेशवा ही लेने लगा। ये जो पावरफुल चीफ्स हुआ करते थे, जो लीडर्स हुआ करते, जैसे गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोसले, ये अपने आप में सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम हुआ करते थे। मतलब ये अपना राजा पेशवा या छत्रपति को मानते तो थे, लेकिन ये अपने एरिया में अपने डिसीजंस सेल्फ तौर पर लिया करते थे और पेशवा को तो केवल लिप सर्विस दिया करते थे कि हम आपके साथ हैं, बट कई बार ऐसा देखा गया कि ये पेशवा की खिलाफत भी कर दिया करते थे। फर्दर ये जो लीडर्स थे जैसे कि होलकर, सिंधिया, भोसले, गायकवाड़, ये आपस में भी हॉस्टाइल रहते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे। कन्फेडरेसी के अंदर ही जो मराठा चीफ्स थे वो कई बार, मतलब मराठा चीफ जो होता था जैसे कि पेशवा हो गए, छत्रपति हो गए, जब ये आपस में भिड़ते थे, दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, ये आपस में भिड़ गए। अब यहाँ पे छत्रपति या पेशवा बैठा है तो उनमें से वो किसी एक की साइड ले लेता था, तो इसके बाद ये दोनों इससे नाराज हो जाते थे। अब ये चलता रहता था। इस वजह से जो एक कोऑपरेटिव स्पिरिट थी वो जनरेट नहीं हो पाई। मराठा एम्पायर इस वजह से भी धीमे धीमे कमजोर होता चला गया। अगला पॉइंट, इंफीरियर मिलिट्री सिस्टम। जो उनका मिलिट्री सिस्टम था वो बहुत स्ट्रांग नहीं था। अब देखिए, वैसे तो जो राजा था, सेनापति था, पेशवा था, वो अपने आप में बहुत ताकतवर हुआ करते थे और उन्हीं की माइट पर पूरी सेना चलती भी थी। लेकिन मराठास की अब युद्ध देखिए, एक व्यक्ति थोड़ी लड़ पाता है। मराठास की जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी जितनी ब्रिटिशर्स की हुआ करती थी। उनके पास उतनी अच्छी क्वालिटी के वेपन्स भी नहीं हुआ करते थे जैसे ब्रिटिशर्स के पास हुआ करते थे। वो उतनी ज्यादा डिसिप्लिन्ड भी नहीं थे। उनकी लीडरशिप भी बहुत इफेक्टिव साबित नहीं होती थी बैटलफील्ड में। यद्यपि वो इस बात को समझते थे कि अगर युद्ध जीतना है तो हमें मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होगा वॉरफेयर में, लेकिन जो मॉडर्न टेक्निक्स वो इस्तेमाल कर रहे थे वो बहुत पर्याप्त नहीं थी। एंड दैट वाज द रीजंस कि वो युद्ध के मैदान में कई बार कमजोर साबित हुए। जो मराठास थे उन्होंने तोप खानों की जो इंपॉर्टेंस है उसे भी निगलेक्ट किया, और जब ब्रिटिशर्स तोपों के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे तो मराठास को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता था। अगला है वोलाटाइल इकोनॉमिक पॉलिसी। जो ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी थी दैट वाज कंपैरेटिवली वेरी स्ट्रांग, जो कि एडवर्सरी थे मराठास के। अगर हम मराठास की इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो उनके पास कोई स्टेबल इकोनॉमिक सेटअप था ही नहीं। वो हमेशा समय के हिसाब से बदलता रहता था। टैक्सेशन का जो सिस्टम था वो ये था कि वो किसी भी एरिया को सिक्योरिटी के बदले में चौथ या फिर सरदेशमुखी देने पर मजबूर करते थे, लेकिन अगर वो एरिया किसी और राजा का पैट्रोनेज पा जाता था तो चौथ और सरदेशमुखी देना बंद कर देता था। अब इससे इनका रेवेन्यू घट जाता था, फिर ये हमले करते थे, तो ये सब चलता रहता था। उनके पास कोई स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं हुआ करता था, जो कुछ डिफाइन एरिया उनके पास था उसके अलावा। उन्होंने इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फॉरेन ट्रेड भी न के बराबर चल रहा था। अब इंडस्ट्रीज और फॉरेन ट्रेड के वीक होने की वजह से इकोनॉमिक फ्रंट पर मराठास वीक साबित हो रहे थे। मराठास की जो इकोनॉमी थी वो उन्हें एक पॉलिटिकल स्टेबल सेटअप दे सके, इतनी सक्षम नहीं थी। एंड दैट ऑल्सो बिकेम अ कॉज फॉर द डिक्लाइन ऑफ मराठास। हमारा अगला पॉइंट है सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी एंड एस्पियोनेज, यानी कि ब्रिटिशर्स का या इंग्लिश का बढ़िया राजनय और अच्छा सूचना तंत्र, खुफिया तंत्र। अंग्रेज इस मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे। इसके उन्हें दो फायदे होते थे। पहला तो ये कि उन्हें बहुत आसानी से दोस्त मिल जाते थे। उन्हें समझ में आ जाता था कि कौन ऐसा है जो उनकी मदद कर सकता है। और दूसरा उनका फ़ायदा ये होता था कि वो अपनी एस्पियोनेज, खुफिया तंत्र की मदद से जो दुश्मन है उसमें फूट भी डाल लेते थे, उन्हें फ्रेगमेंट कर देते थे, तोड़ देते थे। ब्रिटिशर्स की एक आदत थी,
वो दुश्मन को हराने से पहले उसे तोड़ते थे ताकि वो कमजोर हो जाए और फिर वो उसे हराते थे। मराठास के साथ यही दिक्कत थी कि वो इतने मजबूत तो कभी ही नहीं थे, उन्हें तोड़ा ना जा सके। उनकी कन्फेडरेसी बहुत ही लूज थी, बहुत ही वीक थी और वो आपस में यूनाइटेड भी नहीं थे। अंग्रेजों की स्किल थी तोड़ने में, वो माहिर थे फूट डालने में, और मराठास टूटने को पहले से ही तैयार बैठे थे। मराठास ने कभी भी इस बात को महत्व नहीं दिया कि उन्हें दुश्मन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन्हें लगता था जानकारी का हम क्या करेंगे, सामने आने दो, तलवार से दो टुकड़े कर देंगे। लेकिन अंग्रेज इस चीज को समझते थे और वो सामने ही नहीं आते थे। अंग्रेजों ने एक बहुत ही वेल नेट स्पाइस सिस्टम डेवलप किया हुआ था, अच्छी तरीके से संगठित इज द मीनिंग ऑफ वेल नेट, जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से जो उनका दुश्मन है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते थे। उसके पोटेंशियल, उसके स्ट्रेंथ, वीकनेस, युद्ध लड़ने के तरीके, उनके दुश्मन, सबके बारे में उन्हें अच्छी जानकारी होती थी और इन सभी इनपुट्स का, डेटा का वो युद्ध में बखूबी इस्तेमाल करते थे। ये उनकी माइट का एक महत्वपूर्ण कारण भी था। अगला पॉइंट है प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक। जो अंग्रेज थे वो काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव हो चुके थे, क्योंकि इंग्लैंड में रेनेसा आ चुका था, प्रबोधन आ चुका था। उन्होंने खुद को चर्च के प्रभुत्व से भी मुक्त कर लिया था, तो अब वो साइंटिफिक इन्वेंशंस पर फोकस कर पाते थे। वो लगातार समंदर में जाकर नई नई खोजें किया करते थे और नई नई कॉलोनीज पर कब्जा करते थे, जिससे उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेस मिले। जबकि इंडिया के रूलर्स अभी भी मिडिल एज, यानी कि जो मेडिवल एज का स्टिग्मा था, डोगमास थे, यानी कि ऐसे सिद्धांत जो बहुत पुराने हो चुके हों, नोशंस थे, उनको ढो रहे थे और इसी वजह से वो नई टेक्निक्स को ऑप्ट नहीं कर पा रहे थे। जो मराठा लीडर्स थे उन्होंने जो स्टेट का सोशल मैटर होता है या फिर वेरियस जो एस्पेक्ट होते हैं, एक तरीके से कहें तो जो मटेरियल मैटर होता है, उस पर बहुत कम ध्यान दिया और उस इनपुट का वो इस्तेमाल अपनी टैक्टिक्स में कर नहीं पाए, सोशल सिस्टम को सही तरीके से स्ट्रांग नहीं कर पाए, जबकि ये काम ब्रिटिशर्स आसानी से कर पाए। अंत में हम ये बोल सकते हैं कि अंग्रेजों ने जब मराठों के ऊपर हमला किया तो एक्चुअली में उन्होंने एक टूटे हुए घर के ऊपर हमला किया, जो कि ढहने को पहले से ही तैयार था। उसे तो बस छूने की, धक्का देने की जरूरत थी और अंग्रेजों ने वही किया। मराठास डिक्लाइन कर गए। तो ये पूरा टॉपिक हमने यहां पर कवर किया। हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज कॉजेज ऑफ फ्रेंच फेल्योर एंड इंग्लिश सक्सेस। मतलब इंडिया में फ्रांसीसी क्यों असफल रहे और अंग्रेज क्यों सफल रहे, इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, 3 कर्नाटिक वॉर्स हुए हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, यानी कि फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में। जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है वो 1744 से लेकर 48 के बीच में होता है, सेकंड 1749 से 54 के बीच में और थर्ड 57 से 63 के बीच में। अब यहां पर देखिए, तीनों कर्नाटिक वॉर्स में दोनों पावर्स आमने सामने रही। इन वॉर्स के क्या कारण थे, क्या रिजल्ट्स निकले, ये सब आप डिस्क्रिप्टिवली पढ़ते हैं। यहां पर हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि ओवरऑल फ्रांसीसी क्यों असफल रहे और अंग्रेज क्यों सफल रहे। इसका पहला कारण तो ये है कि जो इंग्लिश कंपनी थी वो एक प्राइवेट एंटरप्राइज थी, प्राइवेट कंपनी थी। इसीलिए इस कंपनी के जो भी मेंबर्स थे उनमें काफी उत्साह रहता था, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता था। इसका कारण ये था क्योंकि सरकार आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप करती नहीं थी, ज्यादा इंटरवीन नहीं करती थी कंपनी के अफेयर्स में, आपको जो करना है करो ना। और वो इसी वजह से काफी तेजी से डिसीजंस भी ले पाते थे। जहां कहीं भी जरूरी होता था वो अपने हिसाब से एक्ट कर पाते थे, क्योंकि उन्हें हर बात पे सरकार के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ऑन द अदर हैंड जो फ्रेंच कंपनी थी वो फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट और कंट्रोल की जाती थी। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होती थी उनके हिसाब से ही उन्हें एक्ट करना होता था, एंड बिकॉज ऑफ दैट कई बार उन्हें डिसीजंस लेने में डिले भी हो जाया करता था। दूसरा रीजन ये है कि जो इंग्लिश या ब्रिटिशर्स थे वो कमर्शियली सुपीरियर थे कंपैरिजन टू ब्रिटिशर्स। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी अच्छी थी। जो इंग्लिश कंपनी का ट्रेड था वो फ्रेंच कंपनी से ज्यादा विस्तृत था, ज्यादा स्ट्रांग था। 1736 से लेकर 56 के बीच में, यानी कि 20 सालों के भीतर ही जो कंपनी का मुनाफा था
वो फ्रेंच कंपनी की तुलना में 4 गुना तक बढ़ चुका था। जो फाइनेंशियल पोजीशन थी फ्रेंच कंपनी की, वो धीमे धीमे डिटोरिएट हो रही थी, यानी कि कमजोर हो रही थी। थर्ड कर्नाटिक वॉर के आने तक और इस युद्ध के खत्म होने तक तो उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो अपने सैनिकों को पेमेंट तक नहीं दे पा रहे थे। अब एक कंपनी जो फाइनेंशियली इतनी डिसमल कंडीशन में हो, वो कैसे युद्ध जीत पाएगी और सक्सेसफुल हो पाएगी? तो फाइनेंशियली या फिर कमर्शियली सुपीरियर होना अंग्रेजों की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बना। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, इंग्लिश नेवी। अंग्रेजों की जो नौसेना थी वो दुनिया भर में फेमस थी, या यूं कह लीजिए कि उस समय उनकी जो नेवल सुपीरियरिटी थी उसका कोई सामना नहीं कर सकता था। और फ्रेंच नेवी की तुलना में भी वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, डिसिप्लिन्ड और वेल इक्विप्ड हुआ करते थे। इसी वजह से जब भी कभी हमला करने की जरूरत पड़ी तो वो जो भी फ्रेंच पोजेशंस हुआ करते थे, जहां पर भी फ्रांसीसियों का सोर्स ऑफ सपोर्ट हुआ करता था, वो उसे ब्लॉक कर देते थे अपने नेवल पावर की हेल्प से। और लैंड पर जो ब्रिटिश ट्रूप्स होती थी वो सामना कर लेती थी फ्रांसीसियों का। तो फ्रेंच नेवल का ब्रिटिश नेवल पावर की तुलना में कमजोर होना भी उनकी डिफीट का एक इंपॉर्टेंट रीजन बन गया। अगला पॉइंट यह है कि अंग्रेजों के पास इंडिया में 3 सेंटर ऑफ पावर हुआ करते थे, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास। जबकि फ्रांसीसियों का ले देकर एक ही इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर हुआ करता था, दैट वाज पौंडीचेरी। अब वहां पर चलता यह था कि फ्रांसीसियों ने जाके मद्रास पे कब्जा कर लिया और अंग्रेजों ने आके पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया। अब ये चलता रहता था। अब इसमें होता यह था कि अगर फ्रांसीसियों ने जाकर मद्रास के ऊपर हमला किया या मद्रास को फॉर अ वाइल कब्जे में ले लिया तो अंग्रेजों को बॉम्बे और कलकत्ता से सपोर्ट मिल जाता था। लेकिन अगर अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया फॉर अ वाइल तो फ्रांसीसी तो बेसहारा हो गए, उन्हें कोई सपोर्ट मिल नहीं पाता था। एंड दैट वाज द रीजन कि वो हमेशा जब भी अंग्रेजों से कन्फ्रंट करते हैं वो वीक साबित होते हैं। अगला ये है कि जो फ्रांसीसी हैं उन्होंने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को हमेशा अपने टेरिटोरियल एम्बिशन से सबऑर्डिनेट कर दिया। जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है व्यापार करने के लिए, फायदा कमाने के लिए, लेकिन जब वो इंडिया आते हैं तो उनको लगता है अरे ये तो एकदम बटे हुए लोग हैं, इनको तो बड़े आसानी से अपने कब्जे में लिया जा सकता है, गुलाम बनाया जा सकता है, पूरे भारत को हथियाया जा सकता है। तो उन्होंने इंडिया में अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए था कि ओवरऑल अल्टीमेटली हो तो आप एक कंपनी ही, आपका जो मेन उद्देश्य है वो तो व्यापार करना है। ठीक है, टेरिटरी आप कब्जा करना चाहते हो वो तो मौके की बात है, आपको दिख गया यहां पे लोग कमजोर हैं और आप कब्जा लेने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन इस चक्कर में उन्होंने कंपनी का जो फंक्शन था, उसके जो बेनिफिट्स एंड लॉस थे, उसका जो प्रोसीजर था, उसे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स इस बात को कभी नहीं भूले। इस वजह से जब वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन में गए फ्रांसीसी, तो उन्हें पैसे की कमी पड़ने लगी। अंग्रेजों ने यह काम कभी नहीं किया। अंग्रेज इस बात को कभी नहीं भूले कि वो इंडिया में आके चाहे जो करते हो, अल्टीमेटली वो है एक कंपनी, और कंपनी का काम होता है व्यापार करना और फायदे कमाना। उन्होंने अपनी इंपीरियलिस्टिक मोटिव को जरूर पूरा किया, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने कभी भी अपनी कमर्शियल इंटरेस्ट, व्यापारिक हितों को खतरे में नहीं डाला। इसी वजह से उन्हें कभी भी फंड का क्रंच नहीं हुआ, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन साउंड बनी रही और वो अपने राइवल्स यानी कि अपने दुश्मनों के खिलाफ आसानी से युद्ध लड़ पाए। अगला पॉइंट ये है कि अंग्रेजों की सक्सेस का एक महत्वपूर्ण कारण यह था क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे अच्छे कमांडर्स थे। अंग्रेजों के साइड से कमांडर्स के जब नाम लिए जाते हैं तो आयकूटे, मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव और भी कई सारे लोगों के नाम आते हैं। जबकि जब हम फ्रांसीसियों में अच्छे लीडर्स का नाम लेते हैं तो ले देखिए एक नाम आता है सामने, दैट वाज डुप्लेक्स। डुप्लेक्स ने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन फ्रांसीसियों की मति तब भी मरी थी, उन्होंने डुप्लेक्स को वापस बुला लिया एंड दैट वाज अ ब्लंडर फॉर देम। उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया डुप्लेक्स को वापस बुलाकर, व्हाइल ही वाज डूइंग वेरी गुड इन इंडिया। तो फ्रांसीसियों के पास एक तो अच्छे लीडर्स नहीं थे, और जो उनके पास एक अच्छा लीडर था भी, उसे भी उन्होंने ढंग से काम नहीं करने दिया। इस वजह से जो फ्रांसीसी थे वो कमजोर पड़ते चले गए। अगला पॉइंट ये है, जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको जो लीड कर रहा था, एग्जाम्पल के तौर पे क्लाइव,
एक और वो सोल्जर था, दूसरी ओर वो स्टेट्समैन था। मतलब वो नेता भी था, वो सैनिक भी था। वो अच्छी डिप्लोमेसी भी रन करता था, वो अच्छी तरीके से सेना का संचालन भी कर लेता था। ऑन द अदर हैंड जो उसका एडवर्सरी था यानी कि डुप्लेक्स, वो सिर्फ एक स्टेट्समैन था, वो सोल्जर नहीं था। वो डिप्लोमेसी तो अच्छी चलता था, लेकिन जब बात आर्मी को लीड करने की आती थी तो वो उतना एफिशिएंट नहीं था जितना कि क्लाइव था। तो ये भी एक रीजन बना कि फ्रांसीसी कमजोर पड़े। एक ब्लंडर जो फ्रांसीसियों ने किया, दैट वाज रिकॉल ऑफ डुप्लेक्स। वाइल डुप्लेक्स वाज डूइंग वेरी वेल, जबकि वो बहुत अच्छा कर रहा था इंडिया में, लेकिन अचानक से डुप्लेक्स को वापस बुला लिया गया, जिससे इंडिया में फ्रांसीसी साइड पर एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, जिसे फिल करने के लिए फ्रांसीसियों के पास कोई बहुत अच्छा एबल व्यक्ति नहीं था। बाद में वो काउंडी लैली को इंडिया भेजते हैं, लेकिन काउंडी लैली जब इंडिया आता है फ्रेंच गवर्नर जनरल बन के थर्ड कर्नाटिक वॉर के टाइम पर, तो उसके पास ना तो दूरदर्शिता थी और ना ही वो इतना अच्छा स्टेट्समैन था जितना बढ़िया कि डुप्लेक्स हुआ करता था। उसने हैदराबाद को खुला छोड़ दिया, जिसके बाद जो वहां का निजाम था सलाबाद जिंग, वो जाकर अंग्रेजों के साथ मिल गया और उसने नदन सरकार का इलाका भी अंग्रेजों को दे दिया। इससे फ्रांसीसी ऑलरेडी डिसएडवांटेज की कंडीशन में चले गए। तो लैली इंडिया की सिचुएशंस को समझ भी नहीं पाया और वो उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर पाया, एंड दैट बिकम अ रीजन फॉर द फेल्योर ऑफ ब्रिटिशर्स अगेंस्ट द इंग्लिश इन इंडिया। आई होप ये 4 इश्यूज हमने डिस्कस किए हैं और आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। इस सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। बाकी के जो 3 इश्यूज इस पहले टॉपिक में बचे हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, और जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो 1857 का रिवोल्ट होगा। तो इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।